ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक, और वो है पोटेंशियोमीटर। ओके, पोटेंशियोमीटर क्या होता है एक्चुअली? तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये आप लोग शायद स्कूल में भी करेंगे। वहाँ पे आप लोगों को पोटेंशियोमीटर दिया जाएगा और उसकी हेल्प से आपको दो तीन चीज़ें निकालने के लिए बोला जाता है। ओके, तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या है, वो कैसे वर्क करता है और उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, तो ये सब हमारे कोर्स में है अभी। ओके, देखो, जो पोटेंशियोमीटर है वो एक apparatus है जिसकी हेल्प से हम नॉर्मली तीन काम करते हैं। ठीक है, जिसमें जो पहला काम है दैट इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर दो सेल्स का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है तो हम उसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला यूज है इसका। और जो दूसरा यूज है पोटेंशियोमीटर का, वो है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो भी हम इससे निकाल सकते हैं। और जो तीसरा काम है वो है टू कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर्स। अगर दो कंडक्टर्स आपको दिए जाएं और उनके रेजिस्टेंस को कंपेयर करना हो तो वो काम भी हम इससे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई ईएमएफ को कैसे कंपेयर करना है। इन तीनों के पीछे जो तीन यूज आपको बताए हैं, इन तीनों के पीछे जो प्रिंसिपल है वो एक ही है। ओके, द वे इज सेम। ठीक, तो एक जो वो तरीका है एक्चुअली, जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, वो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर सारे क्वेश्चंस, ओके, सारे इसके एप्लीकेशंस बहुत आराम से समझ में आ जाते हैं। राइट, और ये एक ऐसा टॉपिक भी है जो स्टूडेंट्स को नॉर्मली प्रॉब्लम देता है। ओके, कई स्टूडेंट से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, जबकि बड़ा ही एक आसान सा टॉपिक है। ओके, तो हम लोग इसकी पहले थ्योरी देखते हैं और उस थ्योरी से ही हम लोग सीधा न्यूमेरिकल करने शुरू कर देंगे। ओके, उस लॉजिक को समझने की कोशिश करना जो कि मैं आपको बताऊंगा, और बस उसी से ही हमारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। अब इसका जो सबसे पहला काम है वो है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक, अब आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था तो मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि अगर मान लो कि कोई एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ में एक सेल लगा दिया जाए जिसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ओके, आर, और ये इसका ईएमएफ है ई। अब ये मेरा एक सेल होता है जिसके अंदर एक ईएमएफ होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। राइट, तो जब इसमें से करंट पास करता है, तो आपको बताया था कि जब ये करंट पास करता है तो कुछ पोटेंशियल इस इंटरनल रेजिस्टेंस में ही ड्रॉप हो जाता है और वो होता है आई आर। और जो बाकी का होता है, जो ईएमएफ है, वो ई है, दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। तो वो ई है। इसमें से आई आर सेल के अंदर ही खत्म हो गया, तो बचा कितना? ई माइनस आई आर। वो हमें सेल के बाहर मिलता है जिसको हम लोगों ने बोला था टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज। तो जो बाहर हमें मिलता है वी, दैट इज ई माइनस आई आर, है ना। ये आप लोगों को याद होगा कि ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज था, ई माइनस आई आर। अच्छा, अब अगर V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है तो आपको ईएमएफ कब मिलेगा? टर्मिनल्स पे, क्योंकि हमें तो ईएमएफ मेजर करना है, हमें टर्मिनल वोल्टेज मेजर नहीं करनी। अगर सेल में से करंट पास हो रहा है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप जरूर होगा, और उस केस में जो पोटेंशियल ये आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज, वो ई माइनस आई आर आएगा। ठीक है, और वो ईएमएफ से कम होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, कि जब डिस्चार्जिंग होती है सेल की तो पोटेंशियल जो टर्मिनल्स पे आता है वो ईएमएफ से कम होता है। ठीक है ना, तो टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन दी ईएमएफ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हमारे को ईएमएफ ही मिले टर्मिनल्स पे, क्योंकि हमें तो अब ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो अगर तुम ये चाहते हो कि टर्मिनल्स पे तुम्हें ईएमएफ मिले, तो आप देखो यहाँ पे अगर हम करंट को जीरो कर दें तो फिर टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब इफ आई इज जीरो देन वी इज इक्वल टू ई। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें टर्मिनल्स पे ईएमएफ मिले या तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज जो हमें मिलती है वो ईएमएफ के बराबर हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करंट को जीरो करना पड़ेगा। ओके, और इसीलिए जो ईएमएफ की डेफिनेशन है वो क्या है? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सोर्स। सोर्स का मतलब सेल या बैटरी। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सोर्स व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट।
जब करंट ज़ीरो है, तो उस टाइम पे जो सोर्स के या सेल के टर्मिनल्स पे वोल्टेज हमें मिलती है वो ईएमएफ के बराबर होती है, और अगर करंट पास कर रहा है तो फिर ईएमएफ से कम होती है, इट इज़ ई माइनस आई आर। तो हम चाहते हैं ईएमएफ को कंपेयर करना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट को ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि जब करंट ज़ीरो होगा तब हमें टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज मिलेगी वो ईएमएफ के बराबर होगी। तो ईएमएफ को ऑब्टेन करने का जो बेसिक तरीका है वो यही है कि पहले आप करंट को ज़ीरो करो, ठीक है ना। अच्छा, अब कैसे करें ज़ीरो, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम, अब देखो यहाँ से हमारा पोटेंशियोमीटर का बैकग्राउंड शुरू होगा कि हम पोटेंशियोमीटर में हम क्या करने जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसको ध्यान से समझना है, प्योर लॉजिक है और बहुत सिंपल है। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि इस रेजिस्टेंस में करंट ज़ीरो हो, तो एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस में दो सेल लगा देता हूँ इस तरीके से, लाइक दिस, ये E1 है, ये E2 है, और ये दोनों ये अपोजिट है। इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मान लो R1, इसका होगा R2। अगर मैं ऐसा एक सर्किट बना दूं तो इस सर्किट में करंट कितना होगा, तो आप देख सकते हो कि करंट जो होगा, अब ये हमने पहले भी किया था कि जब एक ही लूप के अंदर एक से ज़्यादा बैटरीज होंगी तो फिर आप ये देखोगे कि क्या सारी बैटरीज एक ही डायरेक्शन में करंट चला रही हैं, या कोई क्लॉकवाइज चला रही है, कोई एंटी क्लॉकवाइज चला रही है। अगर सब बैटरीज एक ही डायरेक्शन में करंट चलाती हैं तो दोनों या सारी बैटरीज के ईएमएफ ऐड हो जाते हैं, और अगर कोई क्लॉकवाइज चलाना चाहती है, कोई एंटी क्लॉकवाइज, तो ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये सेल चाहेगा कि करंट इसके पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज चले, और ये सेल चाहेगा कि करंट इसके पॉजिटिव से नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज चले। तो दोनों अपोजिट चल रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जो नेट करंट इस सर्किट में बनेगा वो बनेगा E1 माइनस E2, ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, I इज इक्वल टू वी बाई आर, वी इन दोनों का नेट हो गया, E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई आर। आर पूरा सर्किट होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, ठीक। ये हमारा करंट होगा इस सर्किट में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये करंट ज़ीरो है, ज़ीरो हो जाए, तो वो कैसे होगा, क्योंकि मेरे को ईएमएफ चाहिए तो मुझे करंट को ज़ीरो करना है ना। जब करंट ज़ीरो होता है तभी हमें ईएमएफ मिलता है। तो अब करंट को ज़ीरो कैसे करें, तो बड़ा आसान है, E1 E2 को बराबर कर दो, मतलब जब इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज इक्वल और अपोजिट हो जाएं तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगी, तो नेट वोल्टेज विल बिकम जीरो, सो द करंट विल बिकम जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ, इफ E1 इज इक्वल टू E2 देन द करंट विल बी जीरो, और यही कंडीशन है ईएमएफ ऑब्टेन करने की। इसका मतलब हमें करना क्या है कि अगर तुम ईएमएफ चाहते हो तो सर्किट में करंट को जीरो करने के लिए तुम दो सोर्सेज लगाओ, और दोनों सोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ, और दोनों की वोल्टेज बराबर होनी चाहिए जिससे कि वो आपस में बैलेंस हो जाए, तो करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आसान है। अब पॉइंट ये आता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ तो इसे भी 2 वोल्ट कर दो तो करंट जीरो होगा। इसको 4 वोल्ट बनाएंगे तो इसे भी 4 वोल्ट बना दो, है ना, यहाँ पे भी 4 वोल्ट लगा दो तो भी करंट जीरो रहेगा। इसका मतलब भाई इन दोनों को बराबर रखना है, ठीक। अब ये कैसे करें, तो अब एक तरीका तो ये है कि इसको भी चेंज करो, इसे भी चेंज करो, दोनों को चेंज करते रहो। 2 वोल्ट तो यहाँ पे भी एक 2 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ पे भी 4 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, और वो ये है कि एक तरफ तुम बैटरी को चेंज करते रहो और दूसरी तरफ एक वेरिएबल सोर्स लगा दो। वेरिएबल सोर्स का मतलब एक ऐसा सोर्स जिसकी वोल्टेज तुम वेरी कर सको, मतलब जितनी तुम्हें चाहिए उतनी वो सोर्स तुम्हें वोल्टेज दे सके, तो हमें बार बार यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट लगाया और ये एक वेरिएबल सोर्स है, तो तुम्हें इसी वेरिएबल सोर्स में से 2 वोल्ट मिल जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 वोल्ट लगाता हूँ, अब यही वेरिएबल सोर्स है तो ये तुम्हें 4 भी दे देगा। तो जितनी वोल्टेज की बैटरी तुम यहाँ लगाओगे ये वेरिएबल सोर्स तुम्हें उतनी वोल्टेज दे देगा जिससे कि दोनों वोल्टेज बराबर हो जाए, सो करंट विल बिकम जीरो और तुम्हें ईएमएफ मिल जाए, ठीक है ना। इसका मतलब कि अब हमें सर्किट में क्या करना है, तो एक तरफ तो बैटरी लगानी है
और उसके साथ में क्या लगाना है, एक वेरिएबल सोर्स। ठीक, अब ये जो वेरिएबल सोर्स है एक्चुअली ये पोटेंशियोमीटर है हमारा। ओके, जो पूरा सर्किट हम लोग बनाएंगे या जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट में तुम पूरा सेटअप करोगे, उसमें पोटेंशियोमीटर भी होगा और सारी चीज़ें भी होंगी। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई इस पूरे सर्किट में पोटेंशियोमीटर का क्या यूज़ है, तो तुम्हें बोलना चाहिए इट एक्ट्स लाइक ए वेरिएबल सोर्स। और ये क्या करता है, ये हमें उतनी वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है जितनी हमें चाहिए। और कितनी हमें चाहिए, तो जितना सेल हम लगाएंगे उसके बराबर वोल्टेज हमें चाहिए, जिससे कि नेट वोल्टेज जीरो रहे एंड सो द करंट विल बिकम जीरो, तो हमें ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर है एक्चुअली वो एक वेरिएबल सोर्स है। ठीक, अब अगर आपने कभी पोटेंशियोमीटर देखा हो तो उसमें कुछ नहीं होता, एक सिंपल एक वुडन बेस होता है और उस वुडन बेस के ऊपर एक वायर लगा होता है। ओके, अब वो वायर कैसा होगा, सिंगल वायर भी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर अगर बड़ा वायर है तो उसको पहले यहाँ से यहाँ तक ले आओ और फिर उसे टर्न दे के वापस ले जाओ, फिर टर्न दे के यहाँ ले आओ। तो इस तरीके से अलग अलग आपको पोटेंशियोमीटर मिलेंगे जिसमें कि जो वायर्स की लेंथ होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है, हर 1 मीटर के बाद हम वायर को टर्न दे देते हैं। जैसे मान लो कि ये एक वुडन बेस है, ओके ना, ये एक वुडन बेस है। अब इस पे एक वायर ऐसे लगाया और फिर इसी को टर्न देके यहाँ ले आए, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर, फिर यहाँ से टर्न देके इधर ले आए, फिर यहाँ से टर्न देके यहाँ ले आए। तो इस तरीके से हम लगा देते हैं वायर को। अगर कोई बड़ा वायर है तो इस तरीके से हम टर्न दे देते हैं उसे। ओके, छोटा वायर है तो सिंगल वायर से भी काम हो जाएगा। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं है, एक वायर है। अब पॉइंट ये आता है कि इस वायर को हम वेरिएबल सोर्स की तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा एम था। तो अब वो देख लेते हैं कि हम इसको वेरिएबल सोर्स की तरह से कैसे यूज़ करें। तो एक्चुअली अगर तुम ध्यान दो तो किसी भी वायर को तुम एक वेरिएबल सोर्स की तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके, देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है, और इसके साथ में मैं एक बैटरी लगा देता हूँ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो ये बैटरी इस वायर को दे रही है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई अगर ये A है ये B है, अब मान लो C कोई पॉइंट बीच में है, ठीक है, अब ये लेंथ L है और इसकी जो पूरी लेंथ कैपिटल L है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस A और B पूरी लेंथ पे कितनी वोल्टेज है या कितनी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो, दिस इज V। और अगर अब आपसे पूछा जाए कि A और C पे कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर इस पूरी लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस इतनी है तो इतनी लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, ये तुम यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। और तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A एंड C, तो इसको मैं लिख सकता हूँ I इंटू आर, है ना, I इंटू आर, राइट। अब पूरे में करंट तो सेम है तो करंट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। आर को हम लिख सकते हैं रो एल डिवाइडेड बाई ए। अब क्योंकि पूरे में करंट कांस्टेंट है तो आई कांस्टेंट है, रो रेजिस्टिविटी है इस वायर की। अब हम मान लेते हैं कि पूरा वायर जो है वो एक ही मटेरियल का बना है तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर को हम फिक्स मानते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो हमें मान लेते हैं कि जो पूरा वायर है वो सिलेंड्रिकल है। तो अगर वायर सिलेंड्रिकल है तो इसका मतलब एरिया भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कि करंट भी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, राइट। तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई। तो अब तुम देख सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड सी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसी भी वायर का वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस था जो हमने ए बी पे लगाया था, कितना था V, तो दिस V इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और सी के बीच में इट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ दैट V इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L एंड वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। ठीक, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा V A C डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू L अपॉन L। ठीक,
और इसको मैं लिख सकता हूँ VAC/L इज इक्वल टू V/L। अब ये क्वांटिटी क्या है एक्चुअली, ये है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं इतना पोटेंशियल डिफरेंस लेके और उसको इस लेंथ से डिवाइड करूं, या पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस लेके पूरे वायर की लेंथ से डिवाइड करूं, तो वो क्वांटिटी सेम आ रही है। इसका मतलब इस वायर में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए कांस्टेंट, तो इन दिस वायर आई कैन से दैट V/L इज ए कांस्टेंट, V/L is a constant. Okay, and what is V/L? Potential difference per unit length. Potential difference per unit length, and this is a constant. तो बेसिकली ये जो है ये कहलाता है प्रिंसिपल बिहाइंड द पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल बिहाइंड द पोटेंशियोमीटर। ओके, क्या है प्रिंसिपल? कि जो वोल्टेज होती है एल को ऊपर ले जाए तो इट इज प्रोपोर्शनल टू एल। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के बीच के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। ये हमारा प्रिंसिपल कहलाता है पोटेंशियोमीटर का, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स या डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझ लेते हैं तो एक साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये 20 वोल्ट है, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं अब। ओके, इसको हटा दीजिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अब देखो समझने वाला बड़ा आसान सा चीज है। वोल्टेज अगर मान लो मैंने 20 वोल्ट लगाई है और ये जो पूरी वायर की लेंथ है ये है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये है हमारी 15 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए अगर कि AC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, AC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो भी मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि अगर मैंने पूरे 100 सेंटीमीटर में 20 वोल्ट लगाया है तो इस 15 सेंटीमीटर में कितनी वोल्ट होगी? तो 20/100 इंटू 15, यूनिटरी मेथड लगा दिया। अब ये कितना आएगा? तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा और 5 से ये 3, सो इसका मतलब इट इज 3 वोल्ट। तो इस 15 सेंटीमीटर में 3 वोल्ट तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पे, आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है, जिसका अपना कोई रेजिस्टेंस, जिसका अपना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जिससे कि हमारे सर्किट पे कोई असर ना पड़े, तो आइडियल वोल्ट मीटर है। तो ये कितना बताएगा? ये बताएगा यहाँ पे 3 वोल्ट, ठीक। अच्छा, मान लो कि अगर मैं इस पॉइंट को C को यहाँ से उठा के और यहाँ रख देता हूँ, ओके, और अब ये जो AD वाली जो लेंथ है ये लेंथ है हमारी ज़्यादा, इससे ज़्यादा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। और अब आपसे पूछा जाए कि भाई इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो फिर तुम यूनिटरी मेथड लगा लो कि इस पूरे 100 सेंटीमीटर में अगर 20 वोल्ट है तो 60 सेंटीमीटर में कितनी वोल्ट होगी? 20/100 इंटू 60, राइट। फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा और फिर जब आप इसे करेंगे तो ये कितना जाएगा? 12, सो 12 वोल्ट। इसका मतलब A और D पॉइंट पे तुम्हें 12 वोल्ट मिल जाएगी। तो A और C पे 3 वोल्ट, थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी तो यहाँ पे तुम्हें मिल गई 15 वोल्ट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट को आगे या पीछे ले जाऊँ और लेंथ को कम ज़्यादा करूँ तो तुम्हें 0 से लेकर और 20 वोल्ट तक सारी मिल जाएंगी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तो 20 ही मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने जो लगाया 20 वोल्ट है। इससे अगर 100 सेंटीमीटर पे 20 वोल्ट है तो 50 सेंटीमीटर पे 10 वोल्ट होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम इस पॉइंट को तो यहीं रहने दो और इसको आगे पीछे करो तो तुम्हारे जो वोल्ट मीटर है वो तुम्हें अलग अलग वोल्टेज दिखाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वायर है इसका अगर मैं अलग अलग लेंथ यूज़ करूं तो अलग अलग लेंथ हमारे को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, है ना। कम लेंथ यूज़ करोगे कम वोल्टेज मिल जाएगी, थोड़ी ज़्यादा लेंथ यूज़ कर लो तो ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगी, और ज़्यादा करनी है और ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगी। इसका मतलब कि 0 से लेकर जितनी वोल्टेज तुमने यहाँ पे लगाई है वायर में पूरे में, मान लो 20 वोल्ट लगाया है, तो 0 से 20 तक तुम्हें इसमें सारी वोल्टेजेस मिल जाएंगी। तो क्या ये एक वेरिएबल सोर्स नहीं बन गया कि जितनी वोल्टेज तुम्हें चाहिए उतनी तुम ले सकते हो? 0 से 20 तक तुम्हें अगर 1 वोल्ट चाहिए
तो तुम वो भी निकाल सकते हो कि 1 वोल्ट कितनी लेंथ में होगी। यूनिटरी मेथड कि अगर मैंने 20 वोल्ट लगाया है 100 सेंटीमीटर में, तो 1 वोल्ट कितने सेंटीमीटर में होगा निकाल सकते हैं, है ना। तो उतने सेंटीमीटर में हमारे को 1 वोल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जो वायर है, एक सिंपल वायर, इट कैन एक्ट लाइक ए वेरिएबल सोर्स, और उससे जितनी मर्जी वोल्टेज आप चाहो निकाल सकते हो। ठीक है, देखो इसका एक यूज़ भी हो सकता है। ओके, कैसे? इसका एक यूज़ ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे, तुम्हारे पास मान लो घर में एक वायर है और एक 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये एक वायर है हमारा जो कि 100 सेंटीमीटर का वायर है, और तुम्हारे पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, 20 वोल्ट की बैटरी, और ये है 100 सेंटीमीटर का वायर। तुम्हारे पास एक बल्ब है 5 वोल्ट का, जो 5 वोल्ट की बैटरी से चलता है। ठीक है, तुम्हारे पास 20 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल है, तुम्हारे को 5 वोल्ट का एक बल्ब जलाना है। ठीक है ना, ध्यान रखना कि 5 वोल्ट पे अगर बल्ब जलता है तुम्हारा, और 20 वोल्ट की बैटरी तुम्हारे पास है, तो 20 वोल्ट की बैटरी से 5 वोल्ट का बल्ब तुम कैसे जला सकते हो? तो देखो यहीं से जल जाएगा। अगर मान लो ये वायर 100 सेंटीमीटर का है, अब तुम्हें कितना चाहिए? 5 वोल्ट। तो तुमने क्या किया है, 20 वोल्ट लगाया है 100 सेंटीमीटर में, तो 5 वोल्ट कितने सेंटीमीटर में आएगा? तो 100/20 × 5। ठीक है ना, कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि अगर तुम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इस 25 सेंटीमीटर पे तुम्हारे को कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। तो यहाँ पे तुम्हारे को 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो तुम अपना बल्ब यहाँ लगा दो इन दो पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट इस बल्ब को मिल गई, ये आराम से जलता रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, मान लो कि तुम्हारे पास एक और भी बल्ब है, वो है 10 वोल्ट का। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि अगर पूरे 100 सेंटीमीटर में तुमने 20 वोल्ट लगाया, तो 10 वोल्ट कितने सेंटीमीटर में होगा? आधे में होगा, 50 सेंटीमीटर में। तो एक काम और करो, मान लो कि ये 50 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे वो वाला बल्ब लगा मीटर पे, जो कि 10 वोल्ट का है। तो इसको 10 वोल्ट मिलती रहेगी, इसको 5 वोल्ट मिलती रहेगी, ये दोनों बल्ब आराम से चलते रहेंगे। तो क्या ये जो वायर है ये एक वेरिएबल सोर्स नहीं बन गया? ये वेरिएबल सोर्स ही बन गया। इस वायर में से तुम्हें जो वोल्टेज चाहिए वो ले लो। अगर 1 वोल्ट का बल्ब भी है तुम्हारे पास, वो भी जला सकते हो। 0.5 वोल्ट का बल्ब भी जला सकते हो। 0 से 20 तक तुम कोई भी वोल्टेज यहाँ से ले सकते हो। जस्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो इसका मतलब एक जो वायर है, उस वायर में से तुम्हें जितनी वोल्टेज चाहिए तुम निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक पॉइंट हो गया कि अभी जो पोटेंशियोमीटर है उसमें वायर ही लगा होता है। वो वायर क्या करता है? वो हमें डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है जितना हमें चाहिए। ये एक मेन पॉइंट आ गया। ठीक, अच्छा अब देखो, क्या मैं इसी सिस्टम को किसी सेल का अननोन ईएमएफ निकालने के लिए यूज कर सकता हूँ? तो यस आई कैन डू। देखो कैसे। अगर मान लो अभी तो मैंने एक बल्ब का एग्जांपल लिया था, अभी इस वायर में मैंने एक बल्ब लगा दिया था। ठीक है, तो हमारे को आराम से बल्ब जो था वो जल रहा था। ठीक है, अच्छा अब देखो, मान लो दोबारा से वही वाला वायर ले रहे हैं। ठीक है, अगेन लेट अस टेक द सेम वायर, फिर से लेते हैं अभी, और अब इसमें ये 0 है, ये 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई जिसका ईएमएफ मुझे नहीं पता। ठीक, और ये देखा कि जब ये बैटरी मैंने एक गैल्वेनोमीटर भी साथ में लगा देता हूँ, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने जो कि करंट को सेंस करता है, और ये देखा कि जब ये 20 सेंटीमीटर पे पहुंचा, मैंने इस सेल को यहाँ पे कनेक्ट किया और मैं इस पॉइंट को आगे पीछे घुमा रहा हूँ, और जैसे ये 20 सेंटीमीटर पे पहुंचा, इसका मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये 20 सेंटीमीटर पे हमें दिखा रहा है कि यहाँ से करंट पास होना बंद हो गया, करंट इज 0। ठीक है ना, मैं उस पॉइंट को घुमाता जा रहा हूँ आगे, मतलब बैटरी लगा दी, गैल्वेनोमीटर लगा दिया,
अब इस पॉइंट को मैं इस वायर के ऊपर अलग अलग जगह टच कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 20 सेंटीमीटर पे टच किया तो द करंट पासिंग इन दिस सर्किट इज फाउंड टू बी 0। ये गैल्वेनोमीटर दिखा देगा कि भाई ये 0 पे आ गया। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, तो अब आप बड़े आराम से कह सकते हो कि भाई अगर यहाँ पे करंट 0 है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है इन दो पॉइंट्स के बीच में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में। क्योंकि जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो करंट पासिंग इन दिस सर्किट विल बी 0। क्योंकि जब पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो करंट नहीं पास होता ना। तो बेसिकली 20 सेंटीमीटर पे ये हुआ होगा कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ करंट 0 है, इसका मीनिंग है कि जो मेरा ई है इस सेल का ईएमएफ वो किसके बराबर हो गया है? वायर के पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर, राइट। अब वायर का पोटेंशियल डिफरेंस तुम निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से कि अगर इस पूरे 100 सेंटीमीटर में 20 वोल्ट है, तो अगर 100 सेंटीमीटर में 20 वोल्ट है तो इस 20 सेंटीमीटर में कितने वोल्ट होगी? तो 20/100 इंटू 20, तो कितना आ गया? यहाँ से 5 आ जाएगा और फिर ये 4 आ जाएगा, तो 4 वोल्ट। तो वायर की वोल्टेज हमने निकाल ली 4 वोल्ट और ई इसी के बराबर है, तो इसका मतलब ई भी आ गया ना 4 वोल्ट। तो ये तो हमने एक सेल का ईएमएफ निकाल दिया, एक सेल का ईएमएफ। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक और दूसरा सेल यूज किया अब यहाँ पे, ठीक है, पहला सेल हटा दिया, दूसरा लगा दिया और फिर से मैंने वही काम किया कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया और फिर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, वायर पे। और फिर मैंने देखा कि मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर पे फिर करंट 0 हो गया, 15 सेंटीमीटर करंट 0 है, तो बताओ इसका ईएमएफ क्या होगा? तो अब आप निकाल सकते हो कि कितना होगा इसका ईएमएफ, जितनी इस वायर की वोल्टेज होगी। क्योंकि जब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो करंट पासिंग 0 हो जाएगा। अब यहाँ वायर की कितनी वोल्टेज होगी वो मैं निकाल सकता हूँ, तो जितनी वोल्टेज वायर की है उतना ही ई है। अब 15 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज होगी, फिर यूनिटरी मेथड लगा दो कि 15 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में 20 है, तो 15 सेंटीमीटर में कितना होगा? 3 वोल्ट। तो इसका मतलब कि इस वायर की वोल्टेज 3 है, तो इसका मतलब ये ई भी कितना होना चाहिए? 3 वोल्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। और देखो इसमें खास बात क्या है कि हम पहले करंट को 0 बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब करंट 0 होता है उसी टाइम पे तो हमें ईएमएफ मिलता है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक वायर की हेल्प से एक सेल का जो ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, उसको पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब जब इसकी और इसकी वोल्टेज सेम हो जाएगी, ये बिल्कुल ऐसा ही है ये वाला केस, जब ये दोनों वोल्टेज सेम होती हैं तो नेट ईएमएफ विल बिकम 0, सो द करंट बिकम्स 0। तो जब यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज सेम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस सर्किट विल बिकम 0 एंड सो द करंट विल बिकम 0। तो उस पॉइंट को नोट कर लो, उसे हम बोलते हैं नल पॉइंट, जैसे पहले भी किया था मीटर ब्रिज में। तो नल पॉइंट निकालते हैं और उस नल पॉइंट पे ये देखते हैं कि लेंथ कितनी है। और वायर की वोल्टेज निकालना बड़ा आसान है क्योंकि टोटल वोल्टेज हमें पता है, टोटल लेंथ पता है। तो इतनी लेंथ में इतनी वोल्टेज है तो इतनी लेंथ में कितनी वोल्टेज होगी निकाल सकते हैं, राइट। तो अब वायर की वोल्टेज आ गई तो ये ईएमएफ भी आ गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर का कि हमें क्या करना होता है, हमें नल पॉइंट निकालना होता है। और नल पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज ये बराबर हो जाती हैं, और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो करंट पासिंग 0 हो जाता है। अब वायर की वोल्टेज निकालना आसान है, यूनिटरी मेथड से निकल जाती है। तो फिर जितनी वायर की है उतनी सेल की आ गई, तो हमने सेल का ईएमएफ निकाल दिया। अब ये ईएमएफ निकाला है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं। क्यों? क्योंकि करंट 0 किया था। तो जब करंट 0 होता है तो हमें ईएमएफ मिलता है, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक एक एम है कि हमें पोटेंशियोमीटर से क्या करना होता है। अब हम अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मतलब पूरा पोटेंशियोमीटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आधा क्वेश्चन देखते हैं आप।
ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों के सामने दो क्वेश्चंस हैं। ओके, पहले तो एक ये क्वेश्चन है, इसमें एक वायर है ये, एंड दिस वायर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 2 वोल्ट। ओके, और इस वायर की लेंथ दी हुई है 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने एक सेल लगाया है 1.5 वोल्ट का, और 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब ये लेंथ निकालनी है ए सी टू गेट नल पॉइंट। तो कितनी लेंथ पे नल पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने पहले किया है ये वही सेम टाइप का ये क्वेश्चन है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इसको पॉज करके और पहले आप अपने आप ट्राई करें और फिर मैं इसे बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो चलो अब शुरू करते हैं इसे। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस पूरे 200 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट है। ठीक, और हमें जो बैलेंस करना है वो कितना करना है, 1.5 वोल्ट। ठीक, तो अब मैं इसको डायरेक्टली निकाल सकता हूँ यहाँ पे कि अगर 200 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट है, या उल्टा बोलें कि 2 वोल्ट 200 सेंटीमीटर में है, तो 1.5 वोल्ट कितने सेंटीमीटर में होगा। अच्छा, इसके साथ में जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, क्या इसका कोई यूज़ है यहाँ पे? तो नहीं। कारण क्या है कि जब आप नल पॉइंट निकालते हैं तो करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट इज 0, और जब यहाँ पे कोई करंट पास नहीं कर रहा तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। I इंटू आर इज 0। तो अगर यहाँ पे आई आर 0 है तो इस 1 ओम का कोई यूज़ नहीं है। तो जिस टाइम पे नल पॉइंट आता है तो उस पॉइंट पे अगर वहाँ से कोई करंट ही पास नहीं कर रहा तो नो potential drop across the internal resistance, so its IR is 0, so there is no use of this internal resistance, so ignore it, इसको छोड़ दो। ओके, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया अब हमारा कि पूरे 2 वोल्ट जो है ये कितने सेंटीमीटर में है, 200 सेंटीमीटर में। तो 1.5 वोल्ट कितने सेंटीमीटर में होगा, तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 100 इंटू 1.5, सो 150 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ ए सी होगी ये 150 सेंटीमीटर होगी टू गेट नल पॉइंट। ठीक, आसान है तो। अब ऐसा ही ये क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे इस वायर को मैंने सीधा बैटरी से जोड़ दिया था, तो इस पूरे वायर में 2 वोल्ट थी। अब इस वायर और इस बैटरी के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब इस वायर में जो वोल्टेज आएगी वो ये नहीं आएगी 200 वोल्ट, क्योंकि ये और ये सीरीज में है, तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। तो अब तुम्हारा एक स्टेप बढ़ गया कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि इस 200 वोल्ट में से कितनी वोल्टेज इस वायर में आ रही है। ओके, अब वायर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम और साथ में है 990 ओम। ठीक, तो वायर का रेजिस्टेंस अगर तुम्हें पता है तो तुम इस वायर के अंदर करंट कैलकुलेट करके और वायर की वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ध्यान वही रखना कि फिर से हमें नल पॉइंट की लेंथ निकालनी है। अब जब नल पॉइंट आ गया तो इसका मतलब यहाँ से करंट जा नहीं रहा, अगर यहाँ से करंट नहीं जा रहा तो इधर से भी नहीं जाएगा, तो मतलब इस पूरे सर्किट में करंट क्या है, 0। तो मतलब ये हम सर्किट लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको इग्नोर कर दो ऊपर वाले सर्किट को, और बस ये वाला सर्किट देखो। तो अगर आपको याद है तो इसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे एक तो रेजिस्टेंस ही हो गया कितना, 10 ओम, एक रेजिस्टेंस से हो गया 990। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं और साथ में एक 990 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और नीचे एक बैटरी लगा देते हैं कितनी, 200 वोल्ट की। तो बेसिकली ये सर्किट है। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि इस वायर की वोल्टेज निकालें। वायर की वोल्टेज का मतलब है जो 10 ओम में है, तो इसकी वोल्टेज निकालें। अब 2 तरीके, पहला तरीका कि पहले करंट निकालो, ठीक, और फिर वहां पे वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे करंट कितना होगा, I, तो I विल बी V विच इज 200 डिवाइडेड बाय R। R कितना है सर्किट का, दिस प्लस दिस, 1000, 10 प्लस 990, so it is 1000, so 200 upon 1000, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो दिस इज द करंट इन द सर्किट। ठीक है ना, 0.2 एम्पियर, इसको मैं लिख देता हूँ 0.2 एम्पियर, राइट। अच्छा, जब यहाँ पे 0.2 एम्पियर करंट चल रहा है तो अब तुम वायर की वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। द टोटल वोल्टेज ऑफ वायर is I into R. I is 0.2 and R is 10, so this is 2 वोल्ट। तो अब देखो इस वायर में 2 वोल्ट आ रहा है।
ठीक है ना। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब ध्यान दो, इसमें क्या था कि 2 वोल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड थी, तो क्योंकि कोई और रेजिस्टेंस नहीं है तो सीधा इसी को मिलेगा, तो इसी में सीधा वायर की वोल्टेज 2 वोल्ट आ गई और फिर हमने यूनिटरी मेथड सीधा लगा दिया। इसमें हमें वायर की वोल्टेज निकालनी पड़ी है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस आ गया, तो अब ये वोल्टेज डिवाइड हो गई दोनों में। तो पहले वायर की वोल्टेज निकालो। वायर की वोल्टेज निकालते वक्त इस वाले सर्किट को ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो अब मैंने ये काम किया। अच्छा, मैं इसी में शॉर्टकट लगा सकता था। अगर आपको याद हो, जब 2 रेजिस्टेंस होते हैं, मान लेते हैं R1 और R2, 2 रेजिस्टेंस हैं और ये वोल्टेज V है और मेरे को इसमें वोल्टेज निकालनी है R1 में, तो आप याद करो कि इसका फार्मूला दिया था मैंने, VR1/R1+R2। तो आगे से ये लगाना, ओके ना। वो पूरा करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप यहाँ पे करंट लिखेंगे, फिर करंट को वापस लेंगे, फिर वोल्टेज लिखेंगे, नहीं, सीधे लगाओ VR1/R1+R2, डाल के देख लो। V इज दिस टोटल वोल्टेज 200, R1 ये वाला रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम, अपॉन 10 प्लस 1000, आप देखो 2 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। सो दिस इज 2 वोल्ट, ठीक। तो हमने वायर में निकाल दिया 2 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन वही पिछला वाला बन गया कि अगर इस पूरे वायर में 2 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट कितनी लेंथ में होगा। तो अगेन सेम थिंग कि इस 200 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट है, सो फिर वही 2 वोल्ट इज इन 200 सेंटीमीटर, तो 1.5 वोल्ट इज इन 200 अपॉन 2 इंटू 1.5, दैट मीन्स 150 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया इस केस में। तो बस दोनों को मैंने इसीलिए साथ साथ रखा है कि ध्यान रखना कि जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी क्या, कि क्या वायर के साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं जोड़ा हुआ। अगर जोड़ा है तो फिर यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होगी इसमें और वायर में, और फिर उस केस में तुम्हें पहले वायर की वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, फिर यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पहले वायर की वोल्टेज निकालो, फिर यूनिटरी मेथड लगाओ, बस यही एक स्टेप है। यही पूरे पोटेंशियोमीटर का, ओके, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक। तो एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब बस देखो इनमें डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे मैंने EMF दे दिया, नल पॉइंट निकलवा लिया। हो सकता है कि किसी भी केस में नल पॉइंट की लेंथ दे दी जाए और EMF कैलकुलेट करना पड़े, तो बात तो एक ही है, ये कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं कुछ, है ना। तो एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, है सेम क्वेश्चंस। अच्छा स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि हमारे पास एक वायर है AB जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। इसके साथ में एक 95 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में और एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, ओके ना। ये मेन सर्किट कहलाता है इसका। तो कई बार ऐसे वर्ड यूज होंगे कि दी बैटरी यूज इन द मेन सर्किट इज 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये मेन सर्किट की बैटरी हो गई, ठीक। अच्छा, अब जो दूसरा सेल है उसका EMF मुझे निकालना है, लेकिन ये गिवन है कि एट 20 सेंटीमीटर इट इज गिविंग नल पॉइंट। तो 20 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर पे आपके इसकी पोटेंशियल डिफरेंस वायर की और इसकी इक्वल है, क्योंकि तभी करंट जीरो आएगा, है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे पहले इसको पॉज करके अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और क्वेश्चन फिर से सेम सही है कि पहले हम इसको 2 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। एक ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ओके, इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 95 का है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस वायर में कितनी वोल्टेज होगी, तो अभी बताया था दैट वोल्टेज ऑफ वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ VR1/R1+R2, ठीक है ना। ये R1 है मेरा और ये R2 है। तो V ये वोल्टेज है जो मैंने लगाई है, R1 इज 5 डिवाइडेड बाय R1+R2, 5 + 95, ओके। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100, सो दिस इज 0.1 वोल्ट। ये हमारे पूरे वायर की वोल्टेज आ गई है, दैट इज 0.1 वोल्ट। अब ये सिंपल हो गया क्वेश्चन कि ये नल पॉइंट कितने में आ रहा है, 20 सेंटीमीटर में। तो देख लो कि 20 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज होगी, तो जितनी वोल्टेज इस वायर की होगी उतनी इसकी होगी, राइट। अब आप देख सकते हो कि पूरे 100 सेंटीमीटर में जो मैंने निकाला है वो 0.1 वोल्ट है। तो बड़ा आसान हो गया कि 100 सेंटीमीटर में 0.1 वोल्ट है, तो 20 सेंटीमीटर में कितना होगा, 0.1/100 इंटू 20, राइट। तो ये कितना आ गया, 2/100, है ना, 2/100, दैट इज 1/50। तो ये आ जाएगा 0.02 वोल्ट। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया
ये वायर की वोल्टेज निकाल लिया और क्योंकि नल पॉइंट है तो जितनी वोल्टेज वायर की होगी उतना ही ईएमएफ होगा, तो इसलिए ईएमएफ भी सेम होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन होता है। तो आसान क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा एक अलग टाइप का है। बस ध्यान ये रखना कि जब आप वायर की वोल्टेज निकालोगे तो ऊपर वाला सर्किट मत कंसीडर करना, बेशक जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट यहाँ पे दे दिया जाए, क्योंकि नल पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये सर्किट अलग है, नीचे वाला सर्किट अलग है। ठीक है, तो इसलिए ऊपर वाले सर्किट को इग्नोर कर दो। हाँ, इसमें एक चीज़ और आ सकती है कि कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी आपने देखा कि भाई 20 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट है और मान लेते हैं कि वोल्टेज हमने निकाल लिया है और ये 0.02 वोल्ट आ रही है। अब ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको 20 सेंटीमीटर पे लगा रहा हूँ तो नल पॉइंट है। अब वो ये बोलेंगे कि अगर मैं इसको 40 सेंटीमीटर पे लगा दूँ तो फिर तो नल पॉइंट नहीं आएगा, तो फिर यहाँ से कितना करंट पास करेगा, हाउ मच करंट विल पास थ्रू दिस। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट था, वहाँ से मैंने इसका वोल्टेज निकाल लिया। अब उन्होंने बोला कि भाई अब आप एक काम करो, इस पॉइंट को 40 सेंटीमीटर पे ले जाओ और अब बताओ कि यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये अब हमारा क्वेश्चन बन गया केवीएल का। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे इसमें। इसके जैसे यहाँ पे एक सेल हो गया, ठीक, मान लेते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम। ठीक, ये भी ले लेते हैं। ठीक, अब देखो मैं इसी सर्किट को पहले दोबारा से बनाऊंगा। ओके, और उसमें मैं क्या करूंगा कि अब यहाँ पे करंट जीरो नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया लेंथ। तो पहले तो तुम ये देखो कि ये जो वायर है अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, क्योंकि बीच में से यहाँ से करंट जा रहा है, तो एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। अब पूरे 100 सेंटीमीटर में 5 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर में कितने ओम होगा पहले वो निकालो। फिर यहाँ का जो 60 सेंटीमीटर है इसमें कितने ओम रेजिस्टेंस होगा वो निकालो। ठीक है, तो मेरा एक नेक्स्ट डायग्राम और बनेगा। तो पहले वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर 100 सेंटीमीटर में 5 ओम, तो 40 सेंटीमीटर में कितना, 5/100 इंटू 40। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, 2 ओम। तो इसका मतलब कि ये 2 ओम है। तो अगर पूरा 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये 3 ओम होगा। तो मैं देखो इसी सर्किट को दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ ए और सी के बीच में। ठीक, फिर यहाँ पे कितना बचा था, पूरा 5 था, इसमें से 2 यहाँ लग गया तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ गया एक 3 ओम का रेजिस्टेंस। फिर उसके साथ में आ गया एक 95 ओम का रेजिस्टेंस। फिर नीचे एक बैटरी आ गई, कितनी, 2 वोल्ट। फिर ऊपर ये आ गया एक, ये हमारा आ गया 0.02 वोल्ट और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड नाउ इट इज कनेक्टेड टू सी। अब ये गैल्वेनोमीटर बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है बेसिकली। ठीक, अब आप देखो इसका नेक्स्ट सर्किट क्या बनेगा, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो 95 और 3 ये मिलकर क्या हो जाएंगे, 98। तो अब एक नेक्स्ट सर्किट फिर से बन जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे बना देता हूँ। 95 और 3 को ऐड करके हम इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं एंड दैट इज 98। अब ये मेरा सर्किट है। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे करंट बताओ, तो क्या केवीएल का क्वेश्चन नहीं बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, केवीएल से भी सॉल्व हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, वो वाला एक क्वेश्चन देख लेना जो मैंने उसमें कराया था जब हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज किया था सेल्स का, तो वहाँ पे सेम सिमिलर क्वेश्चन था। ओके, तो इसमें अब तुम ये कर सकते हो कि मान लो यहाँ से करंट आई चला और ये करंट यहाँ जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेट अस से I1 यहाँ चला गया और बाकी का I माइनस I1 यहाँ आ गया। ये पूरा I1 है जो यहाँ से आ रहा है, यही वो करंट है जो मुझे चाहिए। तो बेसिकली अभी क्या है, ये I1 है जो मेरे को चाहिए। अब यहाँ से I माइनस I1, ये I1, ये मिलकर यहाँ चला जाएगा, I आ जाएगा एंड देन इट विल गो बैक। ठीक, अब देखो दो अननोन करंट हैं, एक I और एक I1। अब I और I1 कैसे निकालें, तो दो मैश ले लो, दो लूप ले लो, एक यहाँ पे इक्वेशन बना देना, एक यहाँ पे इक्वेशन बना देना, केवीएल लगाना, इक्वेशन बनाना और फिर उसको सॉल्व कर देना, तो आपको I1 पता चल जाएगा, है ना। तो अगर नल पॉइंट होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन निकल जाते हैं। अगर नल पॉइंट नहीं है और पूछा गया है कि कितना करंट है, तो फिर ये एक्चुअली केवीएल का क्वेश्चन है।
ओके। तो फिर ये एक नॉर्मल सर्किट के तरीके से, वो केवीएल से करो या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से करो, वो तुम्हारे ऊपर है, जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने वहाँ पे किया था, तो एक बार उसको देखना वहाँ पे और उसको यहाँ पे अप्लाई करना, एंड यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो देखने में फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। ओके, है बड़ा आसान सा क्वेश्चन, जो हम कर रहे हैं वही दोबारा करना। बेसिकली इसमें दो रेजिस्टेंस लगाए हैं, 2 ओम और 6 ओम, कनेक्टेड विद 1 वोल्ट बैटरी, ठीक है। और नीचे फिर वही एक वायर दिया हुआ है आपको, 100 सेंटीमीटर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, और साथ में 90 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 4 वोल्ट की बैटरी है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, और क्वेश्चन यही है हमारा कि कितनी लेंथ पे हम इसको लगाएं कि नल पॉइंट हमें मिले, मतलब नो करंट इज पासिंग थ्रू दिस। अब देखो क्वेश्चन सारे सेम ही हैं, ओके, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चंस में। हमें करना क्या है, करना सिर्फ इतना सा है, हर पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में जैसे ही नल पॉइंट आए तो बस तुम्हें इतना करना होता है कि यहाँ की वोल्टेज और जो ऊपर से वोल्टेज आ रही है उनको बैलेंस करना है, ठीक है ना। अब इस केस में ऊपर से कितनी वोल्टेज आएगी, तो आप देख लो, देखो जब यहाँ पे करंट जीरो है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ करंट चलेगा तभी यहाँ चलेगा, अगर यहाँ नहीं चल रहा तो यहाँ पे भी नहीं चलेगा, इसका ध्यान रखना, ठीक। अब पॉइंट यह है कि अगर यहाँ से यहाँ पे करंट ही नहीं जा रहा तो ये सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग है, तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं, ओके। आप ऊपर वाले सर्किट से पहले ये देख लो कि इस 2 ओम में कितनी वोल्टेज आ रही है, और उस वोल्टेज को तुम्हें यहाँ पे बैलेंस करना है, तो उतनी वोल्टेज कितनी लेंथ में होगी वो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। तो बेसिकली वो क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है ना। तो हम पहले ऊपर वाले सर्किट में देखते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कि ये दोनों सीरीज में है, ओके। अब 1 वोल्ट की बैटरी है तो ये दोनों में डिवाइड होगी, तो आप 2 ओम में वोल्टेज निकालो। तो अब इसमें फिर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, और ये मेरा V हो गया। अब इसमें अगर मेरे को वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज अक्रॉस R1 इज VR1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। नाउ व्हाट इज V, 1 वोल्ट, R1 इज 2 अपॉन 2 प्लस 6, तो ये आ गया 2/8, ओके ना, 1/4, इसका मतलब 0.25 वोल्ट। तो ये बेसिकली वोल्टेज है जो इस रेजिस्टेंस में आएगी, 0.25 वोल्ट, ठीक। अब तुम्हें देखना यही है कि ये 0.25 वोल्ट यहाँ पे भी होनी चाहिए, तभी तो करंट जीरो होगा। तो अब कितनी लेंथ में, इस वायर में कितनी लेंथ में 0.25 वोल्ट आती है, वो लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अब उस वाले ऊपर वाले सर्किट को भूल जाओ, अब बस इस वाले सर्किट पे आ जाओ, ठीक है। तो फिर वो वही हो गया कि एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, एक है 90 ओम, और ये 4 वोल्ट की बैटरी है, तो तुम देखो कि पूरे वायर में कितनी वोल्टेज है, ठीक है। अब फिर से इसमें निकालते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस दी वायर, पूरे वायर की वोल्टेज, तो कैसे निकालेंगे, तो इट इज V इंटू R, R किसका, वायर का, डिवाइडेड बाय R ऑफ वायर प्लस R, ये वाला R, ठीक है ना। ये वोल्टेज आ जाएगी इसमें, ये वायर का रेजिस्टेंस है। तो अब वैल्यू डालते हैं, नाउ कितनी वोल्टेज हमने लगाई है, 4 वोल्ट, तो इट इज 4 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10, तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 90, 100, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.4 वोल्ट। अब तुमने इस पूरे वायर में देख लिया कि 0.4 वोल्ट है, और हमें बैलेंस कितना करना था, जितना इसमें था, इसमें कितना था 0.25 वोल्ट। तो इसका मतलब कि अब बस तुम्हारे को ये कैलकुलेशन करनी है कि अगर पूरे 100 सेंटीमीटर में 0.4 वोल्ट है तो 0.25 वोल्ट कितने सेंटीमीटर में होगी, बस ये निकालना है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 0.4 वोल्ट इज इन 100 सेंटीमीटर, तो 0.25 वोल्ट इज इन 100 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.25, ओके, इतने सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250/4 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन तो ये सारे के सारे एक से ही हैं, सिर्फ देखने में डिफरेंट होते हैं क्वेश्चंस, ओके। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है।